स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ IAS पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ IAS चैनल के साथ में। मैं शुभम सरथालिया एक इंपॉर्टेंट विषय पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं हाल ही में चर्चा के आप विषय बने हुए फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स या वन संरक्षण नियमों को लेकर के। 2022 में सरकार ने नए फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स जो हैं वो घोषित किए हैं, और जिसको काफी ज्यादा अपोज किया जा रहा है कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के द्वारा। जानेंगे क्या है ये नए रूल्स और क्यों इनको अपोज किया जा रहा है, क्या बदलाव जो है वो इनके अंतर्गत यहां पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टडी IQ का मॉर्निंग लाइव फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी UPSC एग्जाम की। इस बैच की एडमिशन जो है वो 20 जुलाई को क्लोज हो रहे हैं। यहां पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा सारे के सारे सिलेबस को पढ़ाया जाएगा, और इसके अलावा एक्सपर्ट मेंटर्स आपकी प्रिपरेशन में मदद करेंगे। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। मात्र 18,999 रुपए में ये कोड शुभ लाइव, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मैसिव डिस्काउंट्स आप स्टडी IQ के इस कोर्स पे ले पाएंगे। तो हाल ही में जो लेटेस्ट रूल्स लाए गए हैं सरकार द्वारा, जिसके अंतर्गत फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया जा सकता है इंडस्ट्रीज के लिए या किसी अन्य कमर्शियल एक्टिविटी के लिए, वो एक विवाद का मुद्दा जो है वो बन चुके हैं। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन नए रूल्स के द्वारा जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो हमेशा से वनों के अधिकार जिनके पास रहे हैं, उनके हितों को बाईपास करते हुए अब उनकी जमीन जो है वो सौंप दी जाएगी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स को। तो ये एक बड़ा इशू जो है वो सामने आ रहा है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 जो है वो नोटिफाई किए हैं, जिसमें कुछ बड़े बदलाव यहां पर घोषित किए गए। तो ये बदलाव क्या है और कैसे इससे फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, ये समझना जरूरी है। दरअसल दोस्तों, ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स है, इनका डायरेक्ट लिंक होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम 1980, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स जो है वो लाए जाते हैं, और ये रूल्स 2022 में नए रूल्स जो है वो यहां पर इंप्लीमेंट किए गए हैं। इन रूल्स के तहत, ये रूल्स जो है, दे मेंशन द प्रोसीजर विच इज टू बी फॉलोड फॉर द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज। इन रूल्स का मतलब क्या है? इन रूल्स का उद्देश्य यह है कि जो अगर कभी जरूरत पड़ती है वनों की जमीन को नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज करने में, तो क्या प्रोसेस होगा जिसके अंतर्गत ये जमीन जो है वो ट्रांसफर की जा सकती है। और ये ट्रांसफर की जरूरत क्यों पड़ती है? जब भी सरकार को कहीं पे रोड्स बनाने हैं, हाईवेज बनाने हैं, रेलवेज बनाने हैं, माइनिंग करनी है, या फिर कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एस्टेब्लिश करना है, उस केस में फॉरेस्ट लैंड जो है वो कन्वर्ट की जा सकती है, वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए या अन्य किसी विकासात्मक कार्य के लिए जो है उसको बदला जा सकता है। लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिसे फॉलो करना होता है। इसमें क्या होता है, जब भी कभी फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट करना है, सबसे पहले केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। केंद्र सरकार की मंजूरी लेना सबसे पहले जरूरी है। जब भी 5 हेक्टेयर से ज्यादा फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करना, यानी कि जब भी हम डाइवर्जन कर रहे हैं फॉरेस्ट लैंड की किसी अन्य एक्टिविटी के लिए, और वो लैंड एरिया जो है वो 5 हेक्टेयर से ज्यादा है, तो सबसे पहले तो लेना होता है केंद्र सरकार का अप्रूवल। और ये कैसा होता है? इसके लिए केंद्र सरकार जो है वो बनाती है एक फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी। दोस्तों, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, FAC, ये फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है वो बनाई जाती है। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का क्या काम होता है? इट असेसेस द रिक्वेस्ट ऑफ डाइवर्जन ऑफ लैंड। एक अनुरोध, एक रिक्वेस्ट जो है वो केंद्र सरकार को की गई कि हम इस जमीनी भाग को, इस फॉरेस्ट लैंड को कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है वो सबसे पहले देखेगी कि किस जमीन को जो है वो यहां पे डाइवर्ट करने की बात की जा रही है, और उसे साथ ही साथ सुनिश्चित करना होता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्योंकि जब फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट होगी तो अनडाउटेडली पेड़ों को काटा जाएगा। तो इन पेड़ों की कटाई से कहीं लोकल लैंडस्केप के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर या वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के ऊपर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। यानी कि ये सुनिश्चित करना है कि कम से कम नुकसान जो है वो लोकल लैंडस्केप को हो, वाइल्ड लाइफ को हो, और पर्यावरण पे इसका कम से कम इंपैक्ट जो है वो आए। ये सारी चीजें कौन कैरी आउट करता था? फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी।
तो प्रोसेस क्या था कि पहले यूनियन गवर्नमेंट के पास जाना है, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो रिकमेंड करेगी फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है वो एक्सेस करेगी सिचुएशन को। उसके बाद जब फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी अप्रूवल दे देती है तो ये रिक्वेस्ट जो है इसको भेजा जाता है रिस्पेक्टिव स्टेट्स को, विच देन असेस द लैंड डाइवर्जन एक्टिविटी बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। दो इंपॉर्टेंट एक्ट है जिनके बारे में हम बात करेंगे, एक है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 और दूसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इन दोनों के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, जब फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने अप्रूवल दे दिया, अब केंद्र सरकार जो है वो ये पूरा का पूरा रिक्वेस्ट भेजेगी रिस्पेक्टिव स्टेट में जहां पर भी ये जमीन की कन्वर्जन होनी है, और जो राज्य सरकार है वो यहां पर देखेगी कि किस तरीके से जमीन को डाइवर्ट किया जा सकता है। अब ये नॉर्मल प्रोसीजर था। अब जो बदलाव आए हैं वो क्या है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स 2022 आए हैं, इसमें सबसे पहला बदलाव जो है वो क्या है, द लेटेस्ट रूल प्रोवाइडेड दैट कंप्लायंस विद FRA इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फाइनल अप्रूवल फॉर द डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 था, नाम से समझ आता है कि वनों पर किसका अधिकार होगा, हु विल हैव द राइट्स ओवर द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो अनडाउटेडली जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो अदर ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो लंबे समय से जंगल से जुड़े आए हैं, जिनकी आजीविका जो है वो जंगलों पर निर्भर करती है, उन्हें सरकार ने 2006 के इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत फॉरेस्ट राइट्स जो है वो दिए थे। लेकिन जो नए रूल्स आए हैं उसमें यह बदलाव किया गया कि अगर आप डाइवर्जन करनी है तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को आप बाईपास कर सकते थे, यानी कि अब FRA की कंप्लायंस जरूरी नहीं थी, विच मींस कि जो कंपनसेशन या जो भी सहूलियत उन लोगों को दी जाती थी जो यहां पर फॉरेस्ट राइट्स होल्ड करते थे या जिनकी आजीविका जंगलों पे चलती थी, पहले आपको उनके हितों का ध्यान रखना था कि अगर आप कन्वर्जन कर रहे हैं तो उन लोगों को एक नई आजीविका का स्रोत मिल पाए। वो सब चीजें इन नए अधिनियमों से गायब थी। According to these rules, the union government can first approve and hand over the forest and collect payment for compensatory afforestation। अब क्या है कि अगर केंद्र सरकार चाहती है तो वो कोई भी पीस ऑफ लैंड को कन्वर्ट कर सकती है, अप्रूव कर सकती है, और उसके बाद कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए पेमेंट जो है वो कलेक्ट कर सकती है। यानी कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या जो भी इंस्टीट्यूशन इस फॉरेस्ट राइट लैंड को अब होल्ड करेगा, उसे उतने ही अमाउंट के फॉरेस्ट कवर को जो है वो क्रिएट करना होगा। The state government then has to settle the forest rights of the communities and rehabilitate them। पहले क्या होता था कि जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज है जो यहां पर रह रही थी, उनका रिहेबिलिटेशन एक इंपॉर्टेंट क्लॉज था। अब क्या है कि पहले पूरा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद ये दायित्व राज्य सरकार का होगा कि वो सुनिश्चित करें कि जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनका पुनर्वास, उनका रिहेबिलिटेशन जो है वो किया जा सके। Further, these rules extend a provision for private parties to cultivate plantations and sell them as a land to firms who are supposed to meet the compensatory afforestation targets। अब होता क्या है कि एक इस पर्टिकुलर एरिया में किसी कंपनी को अपना यूनिट लगाना था और ये फॉरेस्ट लैंड थी, तो नॉर्मल प्रावधान क्या कहता था कि जितने एरिया से पेड़ काटे जाएंगे उतना ही इक्विवेलेंट फॉरेस्ट कवर इस कंपनी को जनरेट करना होगा जो ये फॉरेस्ट लैंड को टेक ओवर कर रहा है। अब नए रूल्स के अंदर प्रावधान क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप नई जगह पर एफॉरेस्टेशन करें। मान लीजिए कोई ऑलरेडी एक एरिया है जहां पर प्लांट्स की कल्टीवेशन हो रही है, आप वो पूरा का पूरा एरिया परचेज कर सकते हैं और आप उसको दिखा सकते हैं कि हमने जितनी जमीन खरीद करके एफॉरेस्टेशन करी थी उसका इक्विवेलेंट फॉरेस्ट कवर या उतनी उसके इक्विवेलेंट कल्टीवेशन जो है वो हमने एक प्राइवेट पार्टी से परचेज कर ली है, जो कि आपका एफॉरेस्टेशन टारगेट होगा। तो यहां पर ये एक एडिशन की गई है कि अब आपको खुद से प्लांट लगाने की जरूरत नहीं थी, आप कहीं से लगी हुई प्लांटेशन को परचेज कर सकते थे। अब सबसे बड़ी चीज जो है, जो यहां पे पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ है, विवाद की जड़ जो बना है, वो है एब्सेंस ऑफ द वर्डिंग ऑफ द अपडेटेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स अबाउट व्हाट विल हैपन टू ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट डेवलिंग कम्युनिटीज। सबसे बड़ा यहां पर जो विवाद है वो इस चीज को लेकर के है कि इस नए कानून में या नए रूल्स में कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं है कि इन लोगों का क्या होगा जो इस फॉरेस्ट के अंदर रह रहे थे, जो फॉरेस्ट डेवलिंग कम्युनिटीज थी या जो ट्राइबल्स थे, जिनकी जमीन अब छीन ली गई है डेवलपमेंटल वर्क के लिए। तो ये एक बड़ा इशू जो है वो सामने आ रहा है। जब अपडेटेड रूल्स नहीं होते थे, यानी कि जब पहले ही रूल्स चल रहे थे, उस समय क्या होता था, स्टेट बॉडीज वुड फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट्स टू FAC, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी को डॉक्यूमेंट भेजे जाते थे और स्टेट गवर्नमेंट भेजती थी, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये भी इंफॉर्मेशन शामिल होती थी
कि स्टेटस ऑफ वेदर द फॉरेस्ट राइट्स ऑफ लोकल्स इन द एरियाज वर सेटल्ड। जब आपने जमीन ट्रांसफर करी तो सरकार जो है वो इंफॉर्मेशन फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी को देती थी कि क्या जो लोग यहां पर जंगल में रह रहे थे उनके एरिया, उनके राइट्स को सेटल किया गया है, क्या उन्हें रिहेबिलिटेट, उनका पुनर्वास हुआ है। लेकिन यहां पर नए रूल्स में ये सब चीजें मिसिंग थी। अब विपक्षी दल जो है उन्होंने ये दावा किया है कि जब ये नए रूल्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं तो इसका बहुत बुरा प्रभाव जो है वो पड़ेगा किसके ऊपर, ट्राइबल राइट्स के ऊपर, एंड इट विल एनकरेज ईज ऑफ स्नैचिंग फॉरेस्ट लैंड्स इन द नेम ऑफ एंश्योरिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब सरकार हमेशा से व्यापार को आसान बनाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है, व्यापार करने में आसानी की बात करती है, लेकिन जो विपक्षी दल है उन्होंने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब ईज ऑफ स्नैचिंग फॉरेस्ट लैंड का रुख जो है वो अपना लिया है, क्योंकि यहां पर फॉरेस्ट कम्युनिटीज के ऊपर कोई भी ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा। फर्दर जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने एक यहां पर और लूप होल जो है वो निकाला, जिसमें कहा गया कि ये जो नए रूल्स है वो एक इंपॉर्टेंट क्लॉज को बाईपास कर देते हैं। वो क्या था, गेटिंग एनओसी फ्रॉम द ग्राम सभा बिफोर डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड। अब पुराने रूल्स के अंदर प्रावधान ये था कि जब भी आपको कोई फॉरेस्ट एरिया का लैंड डाइवर्ट करना है तो आपको वहां के रिस्पेक्टिव ग्राम सभा से एक एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो लेना होगा, लेकिन नए रूल्स में ऐसी कोई भी बात नहीं है। अर्लियर लॉ हैड द क्लॉज दैट अ रिटन कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा और द गवर्निंग बॉडी इन विलेज वाज रिक्वायर्ड फॉर द डाइवर्जन। जो पुराने नियम थे उसमें ये कहा गया कि जब भी आपको कन्वर्जन करना है, जब भी आपको जंगल के इलाके को बदल करके डेवलपमेंटल एक्टिविटी को देना है, तो पहले उस इलाके की ग्राम सभा या जो भी वहां पर गवर्निंग बॉडी होगी उनकी मंजूरी की आवश्यकता होगी, उनकी लिखित सहमति की आवश्यकता होगी। अब वो चीज भी मिसिंग थी। तो इस वजह से ये पूरा का पूरे जो रूल्स है वो यहां पर एक विवाद के रूप में जो है वो नजर आ रहे हैं। यहां पर हमने दो इंपॉर्टेंट एक्ट्स की बात करी। एक है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, जिसको इंप्लीमेंट किया जाता है थ्रू दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है, नाम से समझ आता है कि जंगलों को बचाने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। 1980 का ये एक्ट जो है, इट स्टिपुलेटेड दैट सेंट्रल परमिशन इज नेसेसरी टू प्रैक्टिस सस्टेनेबल एग्री फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज इन द फॉरेस्ट एरिया। जंगल के इलाके में अगर कभी भी कोई भी कृषि संबंधित एक्टिविटी भी करनी है तो उसके लिए भी केंद्र सरकार की मंजूरी जो है वो चाहिए होगी। अगर कोई भी व्यक्ति इस पर्टिकुलर एक्ट का उल्लंघन करता है, यानी कि बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के किसी भी जंगली जमीन पर किसी प्रकार के एग्रीकल्चर या कोई और एक्टिविटी करता है, तो उसका वायलेशन जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में डील किया जाएगा, इसको अपराध जो है वो समझा जाएगा। उद्देश्य ये था कि डिफॉरेस्टेशन जो है वो कम हो सके और बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ जो है वो प्रोटेक्ट हो सके। इस उद्देश्य के साथ में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लाया गया था और इसको सुनिश्चित करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन राइट्स थे, जिनको 2022 में बदला गया है। इसके अलावा एक और एक्ट की यहां पे बात की गई जो है वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। अब फॉरेस्ट पे राइट्स किसके हैं, तो सबसे पहले राइट्स थे उन ट्रेडिशनल फॉरेस्ट कम्युनिटीज के, उन ट्राइबल कम्युनिटीज के, वो आदिवासी समुदाय जो लंबे समय से, पारंपरिक समय से वनवासी हैं, जो जंगल के रहने वाले लोग हैं। इनकी आजीविका, इनका जीवन जो है वो किस पे डिपेंड करता था, फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे। वो सारे के सारे संसाधन जो इनको वनों से मिल रहे थे। तो एफआरए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है वो इसके बारे में बात करता था। ये वो कम्युनिटीज थी जो कि पूरे तरीके से डिपेंडेंट थी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड हो, चाहे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो, चाहे वुड हो, इन सभी चीजों से इनकी आजीविका जो है वो जुड़ी हुई थी। इनकी लाइवलीहुड, इनकी हैबिटेशन, इनका सोशियो कल्चर नीड्स जो है वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती थी। तो इनकी हितों की रक्षा करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है वो लाया गया था। तो आई होप हम ये पूरी की पूरी डिस्कशन को समझ पाए होंगे कि क्या ये डिबेट है पूरी की पूरी, क्या बदलाव किए गए हैं रूल्स में और कैसे जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज हैं या फॉरेस्ट कंजर्वेशन है उसमें फर्क जो है वो आ सकता है इन नए रूल्स के साथ में, जिनको लेकर के विवाद जो है वो न्यूज के अंदर देखने को मिल रहा है। दोस्तों आई होप ये आर्टिकल हम समझ पाए होंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टडी आईक्यू का लाइव फाउंडेशन बैच, मॉर्निंग फाउंडेशन बैच में 20 जुलाई को एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया तो जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन में ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। मात्र 18,999 रुपए में आप ये कोड यूज करके, ये जो कोड है शुभ लाइव, इसका इस्तेमाल करते हुए आप ये कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। Hello everyone, this is Disha Sharma. I am the student of Study IQ UPSC Live Foundation Batch 1. I have shared my experience about the class content, faculty and my mentor Om Dwivedi sir. Class content is excellent. Their handouts and handwritten notes helps me a lot to boost up my preparation. The way of teaching Shashank sir is wonderful. I want to say special thanks to my mentor Om Dwivedi sir, who resolve my every single doubt at any time. I am appreciate you for your support. Thank you.
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।